मेरी शादी को कुछ ही अरसा गुजरा था। सास और ससुर का इंतकाल हो चुका था। मेरे शौहर की अपनी दुकान थी और मेरा देवर लोगों के घरों में पर्दे लगाने का काम ये करता था। एक रोज मैं घर का कूड़ा फेंकने दरवाजे पर गई तो नजरें हमारे सामने वाले घर पर पड़ी। वहाँ कुछ लोग शिफ्ट हुए आए थे। उनकी बेटी बहुत हसीन थी, जैसे कोई हूर पड़ी हो। वो बहुत हसीन थी। खैर, मैं कूड़ा फेंकने के बाद घर आई और अपने कामों में मगन हो गई। शाम के वक्त सेहन में रखकर चारपाई पर बैठी सब्जी काट रही थी जो मेरा देवर अपने कमरे से निकला। शायद जल्दी जल्दी कहीं बाहर जाने का इरादा रखता था, लेकिन ऐसा कम ही होता था। इसीलिए मैंने उसे कहीं जाते हुए देखा तो पूछ लिया, इतनी जल्दी बाहर जा रहे हो? वो भाभी, सामने वाले घर में जो लोग आए हैं उन्होंने पर्दे लगाने के लिए बुलाया है। वो नए नए आए हैं ना, तो पड़ोस के चाचा ने उनको मेरा बताया है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। देवर ने जल्दी से अपनी सफाई पेश की और एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर घर से बाहर निकल गया। मैंने उसे इतनी बेताबी से बाहर जाते हुए देखकर दंग रह गई थी, वरना मेरा देवर तो तहम्मुल से काम करने वाला इंसान था। हर काम में ठहराव रखता था। भाभी, अब ऐसा क्या हो गया है? खैर, मैं सर झुका के काम में मसरूफ हो गई। रात को मेरा शौहर आया तो मैंने खाना लगाया। उन्होंने मेरे देवर की गैर मौजूदगी महसूस करी। उसे फ़ोन करके खाने के लिए बुलाया तो उसने किसी देर हो जाएगी, हम खाना खा ले। मैंने खाने के बाद रात में बोची खाना समेट रही थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाज़ा खोला तो मेरा देवर आया था। मैंने उसे खाने का पूछा तो उसने कहा कि वो नए पड़ोसियों के घर से खाना खाकर आया है। मुझे काफ़ी हैरत हुई, चूँकि मेरा देवर हमेशा से घर ही खाना खाता था, चाहे वो जितना देर ही से क्यों ना आए। मैं दंग रह गई थी। रात के इस वक्त तक वो सिर्फ पर्दे ही लगा रहा था। क्या पर्दे लगाने का काम इतना मुश्किल होता था? इसमें सुबह से रात लग जाए। मुझे उसके अंदर काफी ठहराव रह रहा था। देवर ने मुझे चाय बनाने का कहा और खुद नहाने चला गया। मैं चाय बनाकर उसके कमरे में गई तो वो नहाया तो नहीं गया था, बल्कि वो किसी से बड़े प्यारे अंदाज में बात कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, उसने फौरी से काल काट दी। मैं हैरान थी, वो तो गर्मी गर्मी की रट लगाकर अंदर नहाने आया था, तो फिर फोन पर किससे लगा हुआ था। खैर, उसका कोई दोस्त भी हो सकता है। मुझे मेरे देवर का रवैया बहुत मशकूक लग रहा था। मैं वहीं खड़ी उसे के चेहरे के तासुरात देखने लगी और फिर सर झुकाते उसे चाय देकर बोर्ची खाने में आ गई। अगले रोज मैं सबके लिए नाश्ता बनाकर नाश्ते के मेज पर लगा रही थी। मेरे शोहर देवर दोनों मेज के इर्द गिर्द कुर्सी पर बोरजमान थे। आज कहीं जाने का इरादा है जो इतनी जल्दी में नाश्ता कर रहे हो? कोई जरूरी काम है? मेरे शोहर ने देवर से पूछा जो जल्दी में नाश्ता कर रहा था। नहीं भाई, जरूरी काम नहीं है। वो नए पड़ोसी आए हैं ना, उनके घर पर्दे लगाने जाना है, उन्होंने बोला है। मेरे देवर ने चाय पीते हुए कहा। खैर, कल ही तो तुम पर्दे लगाने गए थे। मैंने कुर्सी पर बैठे हुए दरमियान में कहा तो मेरे देवर ने मुझे देखा। मेरे शोहर की नजरें का जाविया मेरे देवर पर पड़ा था। दरअसल भाभी, कल मैं लगा कर आया था, लेकिन आज अंकल का फोन आया है कि पर्दे गलत लग गए हैं, इसलिए दोबारा बुलाया है। मुझे देखते हुए बताने लगा। ओह अच्छा। मैंने चाय का सिप लिया ते हुए कहा, अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ। देवर ने भी मेरे शोहर से कहा और घर से चला भी दिया। कुछ देर बाद मेरा शोहर भी काम पर रवाना हो गए और मैं घर के कामों में मसरूफ हो गई। घर के कामों से फारिग हुई तो तबीयत बोझल होने लगी, इसीलिए कमरे में जाकर लेट गई। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं दरवाजा खोलने लगी तो हमारे हमसाये आई हुई थी। मैं उसे लेकर मेहमान खाने में आ गई। एक दूसरे का हाल हवाल पूछने लगे। मैंने उसके लिए चाय पानी का इंतजाम किया और वापसी उसके पास जाकर बैठ गई। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मेरी हमसाई कहने लगी, तुमने देखा है उस लड़की को जो हमारे सामने वाले घर में आई है? ब्लाक की हसीन परी है। चूँकि वो वाकई हसीन थी। हाँ भाई, अब तो उसके दरवाजे पर लड़कों की लाइन लग जाएगी। आजकल के लड़के तो वैसे भी हुस्न के दीवाने होते हैं, उसने हंसते हुए कहा। तो मेरी आंखों के सामने मेरे देवर का चेहरा लहराया। जिस तरह वो भागता भागता सामने वाले घर जाता है। खैर, मैं अपने ख्यालों में झटकी उसको जवाब देने लगी। कुछ देर इधर उधर की बातें करके वो अपने घर चली गई। मेरे सोच का घर मेरे देवर और वो लड़की बनकर रह गई थी। मेरा शुरू से ख्वाहिश थी कि मेरी देवर की शादी अपनी बहन से करवा दूं, इसीलिए मैं शोहर के सामने अपनी बहन के गुण गाती रहती थी ताकि वो मेरे घर वालों से मेरी बहन का रिश्ता मांग ले। मेरी बहन भी शुरू से मेरे देवर को पसंद करती थी। जब अब ये सारी बात परेशान करने लगी थी कि अगर देवर उस लड़की के झांसे में फंस गया तो मेरी बहन का क्या होगा। रात को जब मेरा देवर आया था तो उसके हाथ में कुछ था। जब वो मुझसे छुपाए हुए अपने कमरे में ले गया, शायद कोई शापर था। अब उसके अंदर क्या था, इससे मैं नावाकिफ थी। मुझे उसकी ये हरकत बहुत मशकूक लग गई थी।
लेकिन मैंने कुछ ना कहा। फिर थोड़ी देर बाद उसका मोबाइल बजने लगा तो वो अपने साथ वही शापर लिए चुपचाप घर से निकल गया। मैं पोर्ची खाने में खड़ी उसे देख रही थी, लेकिन उसको इस बात का इल्म नहीं हो सका था। वो जैसे ही घर से निकला, मैं दरवाजे से झांकते हुए देखने लगी कि वो कहाँ जा रहा है। वो आस-पास नजर दुराए सामने वाले घर के पास गया और अभी दरवाजा बजाया ही था कि फौरी ही दरवाजा खुल गया। वो अंदर चला गया। मैं उसके वापसी आने का इंतजार करने लगी ताकि पूछ सकूं कि उसने ये क्या तमाशा लगाया हुआ है, लेकिन वो तो शायद अंदर जाकर बाहर आना ही भूल गया था। मेरे शौहर ने मुझे आवाज दी तो मैं कमरे में चली गई। उसके बाद पता नहीं वो कब आया था या सारी रात ही उधर रहा था, मुझे ये सब मालूम ना था। कमरे में आकर मैं सारी रात उसकी इन अजीब हरकतों के बारे में सोच रही थी। क्या वो मकसूद उस लड़की का हुस्न देखकर इतना पागल हो चुका था, सही और गलत में फर्क ही भूल बैठा था? उसका क्या काम था रात के इस पहर उस लड़की के घर जाने का? अगर मैं अपने शौहर के सामने इस बात का जिक्र करती तो देवर तो अच्छा बन जाता, जबकि सबूत के बगैर अपने शौहर की नजरों से गिर जाती। सुबह काम से फारिग हुई तो शौहर कुछ देर आराम के लिए घर आया था। मैंने उनसे कहा कि मुझे एक दिन के लिए मेरी माँ के घर छोड़ आए। शौहर ने कोई सवाल ना किया और राजी हो गया। मैं जल्दी से तैयार होकर अपने शौहर के साथ अपनी अम्मा के घर चली गई। सबसे मिलने के बाद मैं अपनी बहन के कमरे में चली गई। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मैंने बातों बातों में उसे कह दिया था कि तुम्हारा कॉलेज खत्म हो गया है, अब घरदारी सीख लो, यही वक्त है, शौहर भी तुमसे खुश रहेगा। मेरी ये बात सुनकर वो तो हैरान रह गई और कहने लगी, मैं क्यों करने लगी काम, आप कर लेना या फिर हम नौकरानी रख लेंगे। इसकी ये बात सुनकर मैं तो दंग रह गई थी। उसे मेरी बात शायद कोई मजाक लग रही थी। मैं उसके लिए इतनी परेशान थी और उसे कोई फिक्र ही नहीं थी। मैंने उसे मजीद कुछ ना कहा और अम्मा के पास जाकर बैठ गई। अम्मा, इसे कुछ समझाओ, घर के कामकाज तो बहुत जरूरी होते हैं। लड़की जितनी भी पढ़ी लिखी हो, लेकिन अपने घर लाने के लिए उसको खाना पकाने का हुनर तो होना चाहिए। अम्मा ने भी अफसोस कि वो उनकी भी नहीं सुनती। शादी के बाद तुम ही इसे कुछ सिखा देना। अब मैं मजीद अम्मा को क्या कहती कि एक तो वो मोहल्ले में आई लड़की ने देवर का दिमाग आसमान पर पहुंचाया हुआ था, ऊपर से मेरी नालायक बहन को किसी बात की फिक्र तक ना थी। अम्मा, बात को समझो, मैं खुद से अमीर से हूँ। बच्चे होने के बाद इतनी मसरूफियत आ जाएगी तो काम इसको संभालना पड़ेगा। तब ये क्या करेगी? अगर बाद में इसने कोई तमाशा किया तो शौहर से बातें मुझे सुनने को मिलेंगी। मेरी बात पर अम्मा ने भी सोच में पड़ गई थी। और अम्मा, अगर आपने सोच ही रखा है कि इसकी शादी मेरे देवर से करनी है तो अब्बा से बात करो और मेरे शौहर और देवर से बात कर लेंगे। मैंने मशवरा देते हुए कहा, लेकिन पहले तो तुम्हारे शौहर और देवर की रजामंदी भी तो हो, वही तुम्हारे अब्बा से बात करेंगे। इसीलिए अब तुम उनसे बात करो, शादी ना ही सही मंगनी की रस्म कर ले, शादी बाद में कर लेंगे। अम्मा की बात मुझे दुरुस्त लग गई थी। मैंने हामी में सर हिला दिया था। अब बस दुआ ये थी कि वो लोग राजी हो जाएं तो मेरी बहन मेरे साथ एक ही घर में आ जाएगी और जब इसके सर पर पड़ेगी तो वो खुद ही खाना पकाना सीख लेगी। मैंने इरादा कर लिया था कि घर जाते ही अपने शौहर से इस मंसूबे पर बात करूंगी। अगले रोज सुबह ही मेरा शौहर मुझे घर लेने के लिए आ गया था। इतवार का दिन था, इसीलिए मैं शौहर भी घर ही था। दुकान बंद थी, लेकिन देवर तो अब घर में टिकता ही ना था। पर्दे लगाने का वक्त बहाना लगाकर दौड़ से निकल जाता और देर तक वापस ना आता था। मुझे अब फिक्र होने लग गई थी कि कहीं मेरा देवर मेरी बहन से शादी के लिए मना ना कर दे। मैं जहन में रखकर चारपाई पर अपने शौहर के साथ बैठे बातें कर रही थी। दरवाजे पर दस्तखत हुई। दरवाजा खोला तो सामने वही खूबसूरत लड़की मेरे घर की दहलीज पर खड़ी थी। मैंने उससे आने की वजह पूछी तो उसने बिरयानी की प्लेट आगे की। मैं उसे घर के अंदर ले आई। मेरा शौहर उसे देखता रहता था। मैंने उनसे कहा कि वो मेरा मोबाइल कमरे में है, ला दे मुझे। उसके अलावा कोई बहाना समझ ना आया था, जो कि मैंने नहीं चाहती थी मेरे शौहर उसे मजीद देखे और देवर की तरह उसके हुस्न के दीवाने हो जाए। मैंने जल्दी से बर्तन खाली करके उसके पकड़ाया और जल्दी से भेज दिया, ये लो मोबाइल। और वो लड़की चली गई। चाय के लिए नहीं रोका तुमने उसे? मेरे शौहर ने मुझसे पूछा तो मैंने घूर कर उन्हें देखा। शायद वो मेरे खराब मूड से सब कुछ समझ गए थे, इसलिए झगड़ा ना हो जाए, इसीलिए वो चुप करके कमरे में चले गए। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन मैं खामोश रही। बिरयानी की काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। अकेले खाना मुनासिब ना लगा तो अपने शौहर के लिए मैं भी कमरे में ले गई और शायद यहीं पर मुझसे फिर से गलती हो गई थी। उनको बिरयानी बहुत पसंद आई थी, लजीज तो वाकई थी, लेकिन मुझे अपने शौहर का यूं तारीफ करना अच्छा ना लगा था। दिल में एक खौफ सा पैदा हो गया था।
तब मेरा शोहर बोला, हम साए हैं, वो हमारे, तुम भी उनसे बातचीत कर लिया करो, ये हमारा फर्ज है। और वैसे भी हो सकता है कि अभी मुश्किल वक्त में कोई काम पड़ जाए। मुझे उनकी ये बात तो दुरुस्त लग गई थी। मैं तो फजूल में अपने शोहर के बारे में इतना गलत सोच जा रही थी। देवर की हरकतों ने मेरे दिल में हर किसी के लिए शक पैदा कर दिया था। अपनी जगह तो मैं भी सही थी, वो मेरा शोहर थे, मैं क्यों उसके जरिए तवज्जो भी किसी की तरफ बर्दाश्त करती। लेकिन वो मेरे साथ मुखलिस थे। अगले रोज मैंने पुलाव बनाया तो सोचा उस लड़की के घर दे आऊं, क्योंकि वो कल बिरयानी जो लेकर आई थी। इसी बहाने मैं उसका घर भी देख लूंगी और देवर का झूठ भी पकड़ लूंगी कि वो वहां पर पर्दे लगाना चाहता है या फिर और करने। मैं बर्तन में पुलाव में डाल चादर ओढ़ कर घर से निकली और उसके घर का दरवाजा बजाया। वो लड़की मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी और मैंने उसे पुलाव की प्लेट थमाई और तो वो जल्दी से बोर्ची खाने में चली गई और फिर प्लेट धोकर एक साइड पर रख दी। उसने खुशी दिल से शुक्रिया कहा। मैं प्लेट उठाकर जाने लगी तो वो इसरार करने लगी कि मैं चाय पी कर जाऊं। मुझे उसको मना करना काफ़ी बुरा लग रहा था। मैं सोच ही रही थी कि क्या पता जो कुछ मैं समझ रही हूँ वैसा कुछ ना हो और ये सब कुछ मेरा वहम हो। इसीलिए मैंने उसके इसरार पर हामी भर ली और चाय पीने के लिए रुक गई। मैंने कोशिश की कि मैं दूसरे कमरे में जाकर एक बार पर्दे देख लूं, लेकिन फिर सोचा कि उसे ऐसा ना लगे कि मैं चोर हूं और ये हरकत वाकई बहुत बुरी थी। मैं चाय पीकर जाने ही लगी थी कि उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। उस लड़की ने जैसे ही दरवाजा खोला, मेरा देवर उसकी दहलीज पर खड़ा था। वो मुझे वहां देखकर घबरा गया था। भाभी, आप यहाँ? मेरे देवर ने घबराते हुए मुझसे पूछा। पुलाव बनाया था तो देने आई थी, मैंने जो कहा। और तुम क्या कर रहे हो? मैंने सुरती निगाहों से उसे घूरते हुए कहा। मैं पर्दे सही लगाने आया था, अंकल ने बुलाया है, मेरे देवर ने कहा। मुझे उसकी इस बहाने पर गुस्सा आया था। कैसे वो मेरी निगाहों में देखकर झूठ बोल रहा था। उसको कौन से पर्दे लगाने थे जो इतने दिनों से लगा ही नहीं रहे थे। लेकिन मैं मजबूर हिसाब में सर हिलाते हुए घर आई। मैं छत पर जाते हुए इंतजार करने लगी कि आज देख ही रहूंगी कि मेरा देवर कब उसके घर से निकलेगा। मैं काफी देर तक इंतजार करती रही मगर उसके घर से बाहर ना निकला तो मेरा शक मजीद गहरा होने लग गया। ये कौन से पर्दे थे जो रोज ही गलत लग रहे थे और इतनी देर लगती है कि पर्दे लगाने में असल हकीकत क्या थी। मुझे अब इसके तक जाना था। मैंने नहीं सोचा। मैं नीचे आकर घर के कामों में मसरूफ हो गई। रात को मेरा देवर आया तो मैंने उसे खाने का पूछा तो उसने रोज की तरह वही जवाब दिया कि वो खाकर आया है और अपने कमरे में चला गया। मेरा दिल किया उसे पूछ लूं ऐसे क्या करते हो। तो वो लोग तुम्हें रोज ही खाना खिलाकर भेजते हैं, लेकिन अगर देवर पर जरा कर देती, मुझे उस पर शक है, शायद वो मुहताज हो जाता। मैं सहन में बैठकर अपने शोहर का इंतजार करने लग गई थी। आज काफी देर हो गई थी। मेरा शोहर काम से घर नहीं आया था। मैं बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। फिर मैं हवा खाने के लिए छत पर चली गई। छत पर टहलते हुए मेरी नजर सामने वाले घर पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई। मेरा शोहर सामने वाले घर से निकल रहा था। मेरे तन बदन में आग सी लग गई थी। कोई समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। पहले तो बस देवर था, लेकिन अब तो मेरा शोहर ऐसे काम करने लग गया था। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोलते ही भरसी बरस पड़ी। मेरा शोहर हैरान से मुझे देखता रहता था। मुझे पागल बना रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था मैं उन्हें रात के इस पहर सामने वाले घर से निकलते हुए देख चुकी थी। काफी देर मैं उन्हें बातें सुनाती रही और वो खामोशी से सुनते हुए मेरी तरफ एक खामोशी नजर डाली। कुछ कहे बगैर ही चुपचाप कमरे में जाकर सो गए। मैं गुस्से से आपे से बाहर हो रही थी। समझ नहीं आ रही थी क्या करूं। सारी रात गुस्से में टहलते हुए गुजार दी। जब कमरे में गई तो वो सो चुके थे। मैं भी आराम से लेट गई और सोच में भी इल्म ना हुआ कब आंख लग गई। सुबह उठी तो मेरा शोहर काम पर जा चुका था। देवर बुर्ची खाने में अपने लिए नाश्ता बना रहा था। मुझे आराम से बैठने का कहा और बताया कि आपका भी नाश्ता बन गया है। पहले मेरा देवर एक होटल में काम करता था, इसीलिए उसे खाना बनाना आता था, लेकिन वो घर के में खाना नहीं बनाता था क्योंकि उसने अपना पेशा जो बदल लिया था। अब वो अपने बाहर का काम करता या घर में। मुझे भी उससे काम करवाना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए खुद ही कर रही थी। लेकिन इतने गुस्सा करने के बावजूद अब मेरे सर में शदीद दर्द थी। मैं अपना सर पट्टी बैठी हुई थी, मेज पर रखा थे। मेरे देवर का मोबाइल बजने लगा। मुझे शक हुआ कि इसीलिए मैंने इख्तियाती के दायरे से निकलते हुए फोन उठाया तो सामने ही वाली लड़की की कॉल मौजूद थी। सलाम करके पूछा लगी कि मेरा देवर कब उसके घर आएगा।
मुझे तो उसकी ऐसी हरकतों पर हैरानी हुई। उसे इल्म नहीं था कॉल मैंने उठाई है। मैंने जैसे ही सलाम का जवाब दिया उसने फौरी ही कॉल कट कर दी। मेरा देवर भी मेरे लिए नाश्ता लेके आया था और खुद जल्दी से नाश्ता करके घर से निकल गया। मैंने उससे कुछ ना पूछा। पूछने का फायदा भी क्या था, चूंकि उसने वही पुराना बहाना बनाना था। मुझे उसे बेहसीन लड़की पर शदीद गुस्सा आ रहा था। दिल चाह रहा था कि उसे इस मोहल्ले से निकाल दूं जो मेरे घर में घुसने के चक्करों में है। माना कि हसीन है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि अपनी अदाओं से लड़कों को रगबत करना। लेकिन मेरे पास कोई ठोस सबूत ना था। मुझे अब यकीन हो गया था यही हकीकत है, लेकिन मुझे सच को सबके सामने लाने के लिए सबूत चाहिए था जो मेरे पास नहीं था। अब मुझे कैसे भी सबूत इकट्ठा करना था, लेकिन कैसे जल्दी कुछ ऐसा करना था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैंने देवर के कपड़े धोने थे, इसलिए जो ही उसके कमरे में कपड़े लेने के लिए गई तो मेरी नज़र उसकी कमीज पर पड़े जिस पर बाल लगा हुआ था। मुझे तो हैरत का शदीद झटका लग गया था। अब तो हद भी हो चुकी थी। इतनी बेहयाई कि ना मुझे देवर से उम्मीद थी और ना ही उस लड़की जिसे सबके सामने मसूब बनने का अंदाज़ा। तौबा तौबा, इतनी हसीन वो लड़की थी तो उतनी ही बेहयाई भी थी। मेरा तन बदन में आग सी लग गई थी, क्योंकि अब तो मैं अपने देवर की शादी अपनी बहन से हरगिज़ नहीं कर सकती थी। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। दिल चाह रहा था सबको चीख चीख कर बताऊं कि इस लड़की के मासूम चेहरे के पीछे क्या बेहयाई और मकारी चेहरा छुपा हुआ है। मगर मेरा देवर के साथ भी ये सब कर चुकी है तो कहीं मेरे शोहर के साथ भी तो नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने जल्दी से कमरे में जाकर अपने शोहर के कपड़ों को अच्छे से देखा, बल्कि सूंघा भी था, और ऐसा कुछ भी नहीं ज़ाहिर हुआ जिसकी बना पर मैं उसके किरदार पर शक करती। मैं अपना जल्दी सबूत चाहती थी ताकि उस मासूम सी जान छुड़ा सकूं। मैंने सोचा, मैं मगन थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं जितने उसके बारे में सोच रही थी उतनी ही परेशान हो रही थी, जिसकी वजह से मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। मेरे पास उनके खुले आम बेहयाई का कोई सबूत ना था। खुदा की करनी ऐसी हुई कि सबूत खुद मेरे हाथ लगने वाला था। उस रोज़ देवर जल्दी में घर से जाने लगा तो उसने बताया कि उसके पुराने दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। वो इतनी जल्दी बाजी में था कि फ़ोन घर पर ही भूल गया। उसके जाने के बाद उसके फ़ोन पर कमरे में रखा था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उस पर कॉल आने लगी। मैंने देखा तो वही लड़की थी। उसने फ़ोन उठाते ही अपने घर में आने का कहा। मैंने बताया, कुछ कॉल काट दी। सही मौका था सच जानने का। मैंने अपने देवर के कपड़े पहने और अपना मुंह को अच्छी तरह रुमाल से ढक लेकर उसके घर चली गई ताकि उसे पता ना चल गया कि देवर नहीं बल्कि मैं हूँ। कि दरवाज़ा खुलता ही था, मैं कमरे में जाकर खड़ी हो गई। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वो लड़की कमरे में दाखिल हुई। मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। उस लड़की ने मुझे देवर समझते कमरे में आते ही मैं हैरानी से उसे तारने लगी। जब उसने देवर की जगह मुझे देखा तो शर्म से सर नीचे कर लिया और हल्की सी आवाज़ में बोली कि भाभी आप यहाँ कैसे, मैं क्या कर दिया। मुझे तो खुद चुप लग गई थी। तुम मुझे अब सब सच सच बताओ, कौन से पर्दे हैं जो ख़राब लगते हैं? ये सब क्या था जो तुमने किया? रोज़ उसे क्यों फ़ोन करके बुलाती हो? वो कौन इतनी देर तक तुम्हारे घर में रहता है? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके? मुझसे मज़ीद सब बर्दाश्त ना हुआ था, इसलिए एक ही सांस में उसे कई सवालों का असर मुशरत से मुझसे देखने लगी और ये कह मैं तहम्मुल से बैठकर उसकी बात सुनूं। मैंने हामी भर ली और चारपाई पर बैठ गई तो वो बोलना शुरू हुई। उसकी माँ कार एक्सीडेंट में मर चुकी थी, जबकि उसका बाप मजदूर हो गया था। उसका एक भाई था जो घर संभाल रहा था और वो मेरे देवर का दोस्त था, इसीलिए दोस्त का आपस में काफी कोई झगड़ा हुआ। उस वक्त तो वो भी वहीं था, मौजूद था। बात इतनी बिगड़ गई कि एक लड़के ने फायर कर दिया और उसका भाई ही उसी मौके पर ही मर गया। तो मेरे देवर उन दोनों की जिम्मेदारी लेकर उनको इस मोहल्ले में घर ले आया। मेरे शोहर को इस बात से पहले वाकफ ना था, लेकिन जब उस रोज़ लड़की घर आई थी वो उसे पहचान गया था, इसीलिए उसके घर भी गया था। तब उसके बाप ने मेरे शोहर को सब सच बताया था। शोहर मेरे सामने चुप इसलिए रहा था क्योंकि मैं हामला थी और शायद उसे डर था सच जानकर मैं कुछ गलत ना सोचने लग जाऊं। मेरा देवर पर्दे लगाने के बहाने करके उसके घर में राशन दे जाता और मजदूर बाप को नहलाकर अपने बाप की तरह उनका ख्याल रखता। तब उसने बताया कि मेरे शोहर और उसके बाप की मौजूदगी में देवर उसका निकाह कर चुका है, वो उस लड़की की बीवी है, कोई गैर नहीं। उसकी ये बात सुनकर मुझे उस पर तरस आया था।
اگر میرا دیور اس کی مدد نہ کرتا تو ہمارے معاشرے میں موجود عوام شاید اسے نوچ کھاتے۔ میں نے سچ کو کھلے دل سے تسلیم کر لیا تھا۔ میری بہن کا ویسے بھی ہمارے ساتھ گزارا مشکل ہی تھا، اس لیے ابا نے اس کا رشتہ کہیں کھلے ماحول کے لوگوں میں طے کر دیا تھا جہاں نوکر چاکر موجود تھے۔ وہ مجھ سے ناراض ہوئی تھی، زندگی بھر کی پچھتاوا دینے سے بہتر ناراضگی تھی جو کچھ ہی دنوں بعد ختم ہو گئی تھی۔ میری دیورانی نے گھر کو اچھی طرح سے سنبھال لیا تھا۔ میری بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی، اسی دوران اس نے میرا بہت خیال رکھا تھا۔ میں آج بھی اپنی سوچ پر شرمندہ ہو جاتی ہوں۔ شکر ہے کہ اللہ نے میرا پردہ رکھ لیا۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا پردہ رکھا جائے، لیکن اگر ہم کسی کا کوئی حقیقت پتہ لگ جاتی ہے تو بغیر سوچے سمجھے دوسروں کے سامنے ان کے ایپ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی کا پردہ رکھیں گے تو کوئی آپ کا بھی پردہ رکھے گا۔ اگر میرا شوہر اور دیور مجھے پہلے ہی حقیقت بتا دیتے تو میں اس وقت واقعی ان کی بات پر یقین کر سکتی تھی۔ اگر میری جگہ آپ میں سے کوئی ہوتا تو یقین کر لیتا۔ اگر میری یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔